की मेहरबानी कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब का सोशल मीडिया सेल की लॉन्चिंग कि अपने दस्ते मुबारक से करेंगी और ये बाकी अपने ख्यालात का इजहार इस हवाले से और जितना आपका आज का पॉलिटिकल सिनारियो है उस हवाले से करें। पार्टी के कारकुनान को, तमाम बहनों को, भाइयों को और यहाँ मौजूद मीडिया से ताल्लुक रखने वाले तमाम रिपोर्टर्स को है और बड़ी जिम्मेदारी से अपने काम को सरअंजाम दे रहा है। आप सब लोगों की मेहरबानी। आज चूँकि हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब ने ये फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया सेल की ओपनिंग है जिसके लिए इन्होंने यहाँ मदऊ किया, तो वहाँ इसलिए तो मैं आई हूँ। लेकिन जब मीडिया के साथ बैठते हैं तो मौज़ूआत बहुत होते हैं बात करने के हवाले से। आज मैं शुरू करूँगी सबसे पहले अपने एक सहाफ़ी भाई के हवाले से। अरशद शरीफ साहब की जो किलिंग हुई है उसकी आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी मजम्मत की और ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि इसकी शफाफ तहकीकात जो है उसके ऊपर उन्होंने बात की कि ये ज़रूरी हो। नेशनल असेंबली के फ्लोर पर ये बात हुई और नेशनल असेंबली के फ्लोर पर ही अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से एक करारदाद भी मंजूर हुई। यकीनन इस वक्त जो उनकी फैमिली जिस दर्द से गुजर रही है उसका अंदाज़ा उन्हीं को है। लेकिन अरशद शरीफ साहब की जो पूरी ज़िंदगी में बहैसियत एक सहाफ़ी कारकर्दगी थी वो हम सब के आगे है और ये नहीं है कि वो किसी एक के ऊपर बात करते थे, क्योंकि आप पुरानी जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स देख लें उसमें उन्होंने बाकायदा जो है बड़े बोल्ड इश्यूज पे बात की है और उन्होंने पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनकी भी जो कच्चे चिट्ठे हैं वो खुले हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के दाएं बाएं जो लोग हैं उनकी भी खासी जो है वो चार्ज शीट अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम से बयान की है। वो एक सहाफ़ी थे और उनका अपना नुक्ता नज़र था जिसका हम एहतराम करते हैं और उस सहाफ़ी का इस तरीके से कत्ल हो जाना यकीनन ना सिर्फ सहाफ़ी बरादरी के लिए बल्कि पाकिस्तानी कौम के लिए हैरानकुन है। और हम एक बार फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये चाहिए कि इस मामले की तहकीकात हो, शफाफ और इम्पार्शल तहकीक हो और तमाम जो इसमें शवाहिद और मुहर्रिकात हैं वो सामने। इस बात पर भी मैं अफसोस का इजहार करूँगी कि उस सहाफ़ी के कत्ल के ऊपर सियासत की जा रही है। मैं समझती हूँ कि जो शख्स इस खून पर सियासत कर रहा है उसका ना कोई ज़मीर है और उसको ना कोई शर्म है, क्योंकि कत्ल है और हम चाहते हैं बहैसियत पाकिस्तानी कि अगर एक गैर मुल्क के अंदर हमारा पाकिस्तानी भाई इस तरीके से कत्ल होता है तो ये हम सब के लिए लम्हे फिक्री और इसकी तहकीक सबका मुतालबा है। लेकिन जिस तरीके से पीटीआई इस पर सियासत खेल रही है ये शर्म की बात है। उनकी फैमिली को जिस तरीके से पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ये शर्मनाक बात है। मैं अरशद शरीफ की वालदा से मिली, उस माँ को सिर्फ अपने बेटे के कत्ल होने के हवाले से मालूमात चाहिए। वो ये नहीं कहती कि कौन कातिल है, किसकी साजिश है, क्या हुआ। वो एक माँ है, उस माँ से उसका दर्द मैं समझती हूँ उससे बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन वो मजबूत औरत है जिसने अपने बच्चे खोए हैं। पहले भी उनकी एक बेटी की वफात एक एक्सीडेंट में हुई है, तो यकीनन वो माँ चाहती है इन सवालात के जवाब, लेकिन ओछे तरीके से पीटीआई जो लीडरशिप है और उनके कुछ चंद एक चमचे हैं वो इसको दूसरी जानिब ले जा रही हैं, जो कि अफसोसनाक अमल है। और इस तरह करने में वो ये भी नहीं सोचते कि वो किसी एक फैमिली की
इतने बड़े नुकसान को ठेस पहुंचा है। तो मैं इस रवैये पर भी अफसोस का इजहार करती हूँ। इसके अलावा हम मुंतजिर रहेंगे इस इन्वेस्टिगेशन के नताइज के हवाले से। एक खबर पाकिस्तान के लिए जो है वो खुशाइंद है कि ग्वांटानामो बे से तकरीबन 20 बरस के बाद एक पाकिस्तानी रिहा हो रहा है। वो पाकिस्तानी जिस पर कोई चार्ज जो है वो साबित नहीं हुआ, और सैफुल्लाह पराचा 20 बरस एक ऐसी कैद में रहा जहां उसे पाकिस्तान के एक डिक्टेटर ने पहुंचाया। वो डिक्टेटर जिसका सबसे बड़ा हम इमरान खान खुद, वो डिक्टेटर जिसे रेफरेंडम में इमरान अहमद न्याजी ने जितवाया, उसने पाकिस्तान की तारीख में उस डिक्टेटर को मजबूत किया। और उस डिक्टेटर ने सिर्फ ये नुकसान नहीं किया कि पाकिस्तानियों को हवाले किया है ताकि वो इन जेलों में सड़े, उसने पाकिस्तान के अंदर जो खून बहाया है वो भी उस डिक्टेटर के हाथों पर, और जो उसका हामी, जो उसका मददगार था, वो भी उतना ही मुजरिम है जितना वो खुद मुजरिम है। तो आज जो है अपना किबला बदलने पर मैं इमरान खान या इमरान अहमद न्याजी के से मुतासिर नहीं हूँ। वो उस गुनाह में शरीक था, वो उस डिक्टेटर को मजबूत करने में शरीक था जिस डिक्टेटर को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत ने जमहूरी तरीके से निकाला। हमने तो किसी बदतरीन डिक्टेटर के लिए भी ऐसी ख्वाहिश नहीं रखी जो वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडर्स के लिए रखता है। हमने तो जमहूरी तरीके को इख्तियार करने पर जोर दिया और जमहूरी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ऐसे घिनौने डिक्टेटर्स से निजात हासिल। एक और खुशाइन खबर ये है कि अब पाकिस्तान फैटिफ लिस्ट में नहीं, अब वो जो ग्रे लिस्ट का हमारे ऊपर एक बुहतान था, एक शर्मिंदगी थी, हम उससे अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुके हैं। और मैं इस वक्त जहां पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अप्रिशिएट करूंगी, वहां मैं खुसूसन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, उन्हें अप्रिशिएट करूंगी कि उनकी अनथक मेहनत, उनकी अनथक एक मुल्क फिर दूसरा मुल्क फिर तीसरा मुल्क फिर मुख्तलिफ लोगों से उनकी मीटिंग्स, उनकी जो गुफ्तगू, उनका जो आराम से ना बैठना है जब से वो वजीर खारजा बने हैं, उसके नतीजे हमें मिल रहे हैं। और वो नताइज मुसरत है, वो खुशाइन है, ये अच्छी खबरें हैं। चाहे वो ग्वांटानामो बे से हमारा एक पाकिस्तानी आ रहा हो या फैटिफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल रहा हो, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं। और इसके लिए मुझे फख्र है कि मैं एक ऐसी जमात में हूँ जिसके पास क्लैरिटी है, जिसके पास जहन की भी क्लैरिटी है, जिसके पास किरदार की भी क्लैरिटी है। कहीं कंफ्यूजन नहीं है, कहीं झोल नहीं है। तो यकीनन हम फख्र महसूस करते हैं कि हम पीपुल्स पार्टी के जाले हैं, और हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तक दुनिया में डिप्लोमेसी और दीगर ममालिक के साथ अच्छे रवाबित और ताल्लुकात में महारत रखते हैं, और इसी महारत के आज हम अच्छे नताइज देख रहे हैं। अब जी बहुत ज़रूरी है कि मैं आपसे फ्लड्स की बात करूं, क्योंकि पाकिस्तान में जब मैं आपसे आज मुखातिब हूँ लाहौर के अंदर, तो पाकिस्तान में आज भी जो माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में तबाहकुन सैलाब बर्पा हुए, उनके जो घिनौने और दर्दनाक नताइज हैं वो हमारे सामने हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 34 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पानी है, 11 तो ऐसे हैं जहां मुकम्मल पानी है, और 2.2 मिलियन घर
कुछ जिसमें से बहुत सारे खत्म हो गए हैं और बहुत सारे डैमेज हुए हैं। इसके अलावा 1.1 मिलियन जो हमारी भेड़, बकरी, गाय, जो लाइव स्टॉक हम जिसे कहते हैं, वो सफाई हस्ती से खत्म हो चुकी है। बहुत सारा नुकसान है। 8.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है अर्जेंट, और इसमें 4% वो खवातीन हैं जो हामला हैं, जिनके हवाले से यूनाइटेड नेशंस की भी एक रिपोर्ट आई। यकीनन जो सैलाब है या जो बारिशें हैं वो तफरीक नहीं करते, वो ना अमीर ना गरीब, ना नस्ल ना कबीला देखते हैं, और ना ही मर्द औरत बच्चा बुजुर्ग देखते हैं। जब वो तबाही लाते हैं तो वो सबके लिए तबाही लाते हैं, और ये तबाही पाकिस्तान भुगत रहा है। पाकिस्तान भुगत रहा है ये तबाही क्योंकि दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो कार्बन एमिशंस में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जिसका किरदार, जिसकी कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है, उसको इतना बड़ा नुकसान भुगतने पर वो मजबूर करते हैं। ऐसे ममालिक हैं जहां ये तबाही आई, लेकिन वो चंद ममालिक जो इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, मुआशी तौर पर, माली तौर पर, मुआशरती तौर पर, वो तो अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपना बचाव नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना तकरीबन 40 अरब डॉलर है, और ये बढ़ेगा क्योंकि अभी तो रिकंस्ट्रक्शन होनी है, दोबारा से अपने पैरों पर खड़े होना है और तरक्की की राह पर गामजन होना है। तो पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ी आबादी अब तक सैलाब से मुतासिर है, और हम आज भी जहां भी बैठते हैं, चाहे मुल्क के दीगर मामलात या दुनिया के करंट अफेयर्स की बात करें, हम अपने फ्लड्स की और फ्लड में मौजूद लोगों की बात करना नहीं भूलते। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर लाहौर में वो मनाजिर नहीं है जो हमें नजर आते हैं बलूचिस्तान में के कुछ के दीगर अजला में, या सिंध के अंदर सेवन में, जोही में, दादू में, खैरपुर में, सांगड़ में, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ तो अभी भी लोग हमारी मदद को पुकार रहे हैं। वसेब बहुत बुरी तरह हिट हुआ पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, गिलगित के लोग, नुकसान थोड़ा हो या ज्यादा, नुकसान होता है। और जितना नुकसान पाकिस्तान का इन बारिशों में हुआ है, तारीख में कोई ऐसी बारिश नहीं गुजरी जिससे इतना बड़ा नुकसान हुआ है। जिन इलाकों में बारिश जो है वो 100 मिलीमीटर बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं थी, वहाँ 1800 मिलीमीटर बारिश पड़ी है, मजाक की बात नहीं। लेकिन आज भी कुछ ऐसे नादान साजिशी अनासिर हैं जो पाकिस्तान के इस फोकस को हटाकर दूसरी जानिब ले जाना चाहते हैं। हम डटे रहेंगे, हम बात करते रहेंगे अपने फ्लड अफेक्टीज की, अपने फ्लड से मुतासिर होने वाले पाकिस्तानी भाई बहनों की, क्योंकि हम उन्हें याद रखना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि हम आपको नहीं भूले, ना हम आपको भूले। चाहे IDPs का मसला हो, जब दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े, या आज फ्लड्स का मसला, हम अपने उन पाकिस्तानियों को नहीं भूल सकते जो तकलीफ में, जो दर्द में। इस सिलसिले में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी मैं आपको थोड़ा, आप जानते होंगे, लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 70 अरब रुपए की रकम फ्लड अफेक्टेड एरियाज में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए अनाउंस की थी, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास यूनिक डेटा मौजूद है जिसकी मदद से इस रकम को तकसीम करने की टास्क हमें सौंपी गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टास्क में हम आज भी जुटे हुए हैं। तकरीबन 96.82% तक ये रकम तकसीम हो चुकी है, और 70 बिलियन की जो रकम है वो 2.8 मिलियन घरानों, फैमिलीज तक पहुंचाने की टास्क सौंपी गई थी। यकीनन बहुत सारी फैमिलीज हैं जिन्हें मदद चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अपनी जो मुआशी कुव्वत है उसके हिसाब से जितना हो सक रहा है हुकूमत कर रही है, लेकिन इस सिलसिले में कोशिशें जारी हैं कि और मदद ली जाए, लोगों से भी ली जाए, और दीगर जो ममालिक के डेवलपिंग पार्टनर्स हैं। इस मौके पर मैं उन तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ा।
मैं उन डेवलपिंग पार्टनर्स का भी शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने तहे दिल से पाकिस्तान की मदद की, उसमें यूनाइटेड नेशंस हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या यूएन की दीगर एजेंसीज हो, जिन जिन इदारों ने हमारा साथ दिया हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम उनसे ये मजीद उम्मीद लगाते हैं कि वो हमारी मदद करते रहेंगे जब तक पाकिस्तान अपने तमाम नुकसान को ना भरेंगे। क्योंकि पाकिस्तान जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसका जो खमियाजा है वो भुगत रहा है। ये हमारी अपनी करनियां नहीं है, ये किसी और की करनियां हैं जो हमें भुगतनी पड़ रही है। लिहाजा दुनिया को हमारी तरफ इसलिए भी देखना चाहिए। हर वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर जो दहशतगर्दी की बात करते हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी अपने लिए मिटा रहा है, इंतहा पसंदी से अपने अपने बच्चों के लिए निपट रहा है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं वो तो आप लोगों की वजह से हैं। आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। तो ये भी आपके तवज्जुह से बात दोहरानी जरूरी है। अच्छा जी, अब यकीनन माहौल ऐसा है, फ्लड्स बहुत संगीन मसला है, लेकिन एक शख्स है इस मुल्क में जिसको फ्लड्स भी नजर नहीं आते। एक शख्स है इस मुल्क में जिसको इस बात से कोई गरज नहीं है कि हमारे लिए फैटिफ की कामयाबी कितनी इम्पोर्टेंट है या ग्वांटानामो बे से हमारा एक साथी पाकिस्तानी भाई आ रहा है वो कितना अहम है। उसे तो सिर्फ गुस्सा है और वो गुस्सा अपनी कुर्सी छिन जाने का है। और वो शख्स जो है ना सिर्फ गुस्से में है बल्कि बहुत कंफ्यूज तो वो शुरू से, कंफ्यूजन तो उसकी कभी निकली ही नहीं, उसके अंदर ये कंफ्यूजन का कीड़ा सदा ही रहा और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो यू टर्न्स लेता रहा। अब जी उसने ये मार्च का सारा ड्रामा लगाया है और हमने ये तो सुना था कि लॉन्ग मार्च होती है और बंदा एक डेट देता है, उस पर चलता है और चलता चला जाता है, लेकिन हमने ये मार्च जो है ना, इम्तिहान तो देखे थे पार्ट्स में होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 बच्चे होते हैं, लेकिन ये मार्च पार्ट्स में नहीं देखे। तो अब हम ये मार्च जो है ये पार्ट्स में देखें, ये हिस्सों में हो रही है। अभी पता नहीं कितने हिस्सों में मुकम्मल होगी या फिर कितने हिस्सों के बाद जो है एक और यू टर्न ले लिया जाए। अच्छा, मार्च में आवाम कम और गाड़ियां बहुत ज्यादा और आम बंदा कम और खास बंदा बहुत ज्यादा है। फिर वो जो खास बंदे हैं वो एक दूसरे से लड़ते हुए भी कंटेनर में नजर आते हैं, ये भी नजर आते हैं कि भाई वो धक्के दे रहे हैं, वो उसको उंगली उठा के डांट रहा है और मतलब अजीब जो इनका एक फिरौनियत का स्टाइल है वो भी कंटेनर पे नजर आ रहा है। और मुझे तो ये हैरत होती है कि इनको ये शर्म या एहसास तक नहीं है कि भाई आपको किसी ने कहा नहीं है कि आप अपना जमहूरी हक प्रोटेस्ट का, एहतजाज का इस्तेमाल ना करें, लेकिन ये गुमान आपको क्यों है कि आप चंद लोग इकट्ठे करके हुकूमतें गिराएंगे। ये गुमान ना माजी में हमने किसी को होने दिया, ना हम आज किसी को कहते हैं कि ये गुमान हमें होना चाहिए। अगर किसी हुकूमत को निकालना है तो जमहूरी तरीके से निकालना पड़ता है, जिस तरह आपको निकाला गया जमहूरी तरीके से, जिस तरह आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आईनी तरीके से निकाला गया। ये होता है तरीका हुकूमतों को फारिग करने का। लेकिन जो तुम चाहते हो इमरान अहमद न्याजी, वो तरीका कल भी गैर आईनी था और आज भी गैर आईनी। लिहाजा जो ये खूनी मार्च का तुम ड्रामा रच रहे हो, ये तुम्हें तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि तुम्हारे बच्चे तो बाहर है। तुम तो बोरिया बिस्तरा उठाओगे और पतली गली से दीवार फैलांग कर, जो तुम्हारी माजी की रिवायत है, चले जाओगे नंगे पैर। लेकिन जिसके बच्चे और जिन फैमिलीज को तुम घसीट रहे हो इस तमाम तमाशे में, नुकसान तो उनका कराना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे अपने अली अमीन गंडापुर की ऑडियो आ चुकी है जिसमें वो बंदूकों की खैर खबरें ले रहा है, जिसमें वो कह रहा है कितनी बंदूकें हैं, तैयार है लाइसेंस बंदूकें। क्यों तुमने ये बंदूकें किस पर चलानी है? तुम बंदूकों के इतने शौकीन हो क्यों? हम तो निहत्ते लॉन्ग मार्च करते रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसी बरस
फरवरी में जो लॉन्ग मार्च की है वो तुम्हारी ये लॉन्ग मार्च उस लॉन्ग मार्च के आगे कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है, कख जिसे कहते हैं। मतलब अब तुम अपने वो जो आज सोशल मीडिया का है हमारे सेल का, लेकिन अल्लाह करेगा हम ऐसी प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे, लेकिन जो हमारी सोशल मीडिया है ना वो जाके फोटोशॉप से ये दिखा रही होती है कि ये देखें हमारा मार्च, और जो मार्च की औकात और हकीकत है वो भी पता चल जाती है, क्योंकि ये डिजिटल एज है भाई। तुम कितना छुपाओगे, और फिर तकब्बुर की इंतहा ये है और गुरूर का लेवल ये है कि वो कहता है कि जी मैं इतने दिनों में जो हूँ पता नहीं कौन सी काया पलट दूं। काया तो तुम पलटने निकले थे और दावे तो तुमने किए थे, 4 बरस की कारकर्दगी पर ये शख्स कभी बात नहीं करता। और मुझे अफसोस ये है कि प्रोपेगेंडा ये चलता ही प्रोपेगेंडा पे है। काश के सोशल मीडिया इतना बदनाम ना होता, और वो हुआ भी बदनाम इसी शख्स की वजह से, क्योंकि जब अरशद शरीफ साहब का ये सारा मामला चल रहा था तो इसी प्रोपेगेंडा मशीन ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नाम से मंसूबे खत का जिक्र शुरू कर दिया, जो कि झूठ था। कोई खत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बतौर फॉरेन मिनिस्टर किसी हुकूमत को नहीं लिखा कि अरशद शरीफ साहब को किसी मुल्क से निकाला जाए। ये झूठ था, ये झूठ है, और इसी झूठ को सोशल मीडिया के टूल के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिस तरीके से आज भी हमारे साथी जो मुल्तान और मलीर से जीते हैं, जहां एक सीट पर इमरान अहमद न्याजी को और दूसरी पर शाह महमूद कुरैशी साहब को मुंह की खानी पड़ी, वहां पर उनका मुकाबला इसी झूठ से था, प्रोपेगेंडा से था। और फिर ये झूठ के जी बिलावल साहब ने कोई खत लिखा है जिसकी फिर क्लियर जो है तरदीद फॉरेन मिनिस्ट्री ने की है, लेकिन इस झूठ से ये कब तक चलेगा? ये झूठ की बैसाखियां कब तक काम आएंगी? क्योंकि पहले वाली बैसाखियां तो चली गई, पहले वाले तो चले गए, जिनके सहारे ये पहुंचा था उन्होंने तो अब इसके पैम्पर बदलना छोड़ दिए। तो अब ये जो है कभी केपी के बेचारे पुलिस वालों को इस्तेमाल कर रहा होता है, उनकी प्रोटोकॉल को कर रहा होता है, कभी पंजाब पे प्रेशर डाल रहा होता है। और पंजाब की वजीर आला भी कह के थक गए कि जी मैं वजीर आला हूँ पंजाब का। वो कहना ये चाहते हैं मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरियां होंगी उनकी। बात यह है कि इस मुल्क में इस तरह की बदतमीजी और बदअखलाकी और गालम गलोच पहले नहीं हुई। इस मुआशरे को इमरान खान सिर्फ अपने राज के लिए तोड़ना चाहता है, लोगों में फूट डलवाना चाहता है। मैं लोगों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि वो लोग जो है वो तो सोचते हैं कि कोई लीडर है, मगर ये तो सबसे बड़ा गीदड़ है। वो कौन सा लीडर है जो दीवार पर लाकर नंगे पैर भागता है? वो कौन सा लीडर है? वो कौन सा लीडर है जो 2014 में बड़ी धरने की बात करता है और फिर वो जो रात का एक एक्शन था, उस एक्शन में वो कैसे भाग गया था, ये सबको याद है। बाकी ये हमें इसके ऑर्डर याद है कि पीटीवी पे हमला कर दो और फलाने इदारे को हमला कर दो, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाओ। और ये पिछली रैली जो इसने निकाली है उसमें भी इसने खुद ये एडमिट किया कि जी हमारे साथ तो लोग थे, उनके पास असलहा था और मुझे लगा कि कुछ हो जाएगा। तो भाई तुम लाते क्यों हो असलहा इन मार्चेस में? तुम इन प्रोटेस्ट के अंदर असलहा लाते क्यों हो? जब तुम दूसरों की माँ बहने बच्चों को भी घरों से निकालते हो। अगर हकीकी और अगर असली एहतजाज करना है तो पहले अपने बच्चों को लाओ। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा बमे अपने बच्चों के बैठकर एहतजाज किया करती थी, बार्ब्ड वायर्स के साथ। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बख्तावर बीबी, असीफा बीबी, ये सारे बच्चे उनके साथ बैठे होते थे। इसका तो कोई ना बच्चा है, ना कोई घर वाला है, ना कोई फैमिली, कोई सबने शायद इससे शायद
पता नहीं वो ऑन नहीं करता या उन्होंने आप कर दिया, क्योंकि इसकी करतूत से तो इसको ही आप किया जा सकता। तो अब जब अपने बच्चों को तुम ये तकलीफ नहीं दे सकते, पाकिस्तान के बच्चों को गुमराह करने में तुले हो। पाकिस्तानी लोग क्या इस लायक रह गए कि वो अपनी बदतमीजी के लिए पहचाने जाए? लोग कहेंगे जी पाकिस्तानी यूथ इज नॉट डिसिप्लिन। ऐसा तो पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं कहा। उन्होंने तो पाकिस्तान के बच्चों के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए उसूल वाज़े किए थे। ये तो कभी मजहब को इस्तेमाल करता है और कभी ये जो आजादी का ड्रामा करता है। इसको आज भी अगर गारंटी मिल जाए ना कि कल ये वजीर आजम बनेगा, आप लिख के रख ले, लिख के रख ले। ये तस्बीह पढ़ने लगेगा तमाम इदारों की, ये शुरू हो जाएगा उनकी वाह। इसको मौका नहीं मिल रहा। आपने देखा है इदारों की तरफ से भी ये बात क्लियरली आई है कि रात को हमसे क्यों मिलता है। कल कहाँ गया था ये, और फिर कहता है ये झूठी खबर है। तो असद उमर इसी की जमात में ट्रक पे खड़े होकर लोगों से लड़ाइयां तो करता है। तो असद उमर ने तो कहा था किसी अहम मीटिंग में किया, किसी और ने तो नहीं कहा। तो झूठ तो आप ही के कैंप से निकलते हैं अगर वो झूठ है। फिर हम तो नहीं कह रहे वो झूठा है, लेकिन तुमने खुद कहा वो झूठा है। बातें तो इसकी इतनी है कि लगता मतलब हैरान कुन बातें हैं इस शख्स की। अब जी ये इंतशार को फैलाने की कोशिश करता है, ये वायलेंस को फरोग देता है। जो लीडर वायलेंस को फरोग दे, आप समझ सकते हैं कि वो लीडर वक्ती फायदा तो उठा लेगा, लेकिन कौम का कितना बड़ा नुकसान करता है इस पूरे अमल से। अब मैं तो बेसिकली मेरा आज भी यही मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ पावर चाहता है, ये सिर्फ कुर्सी चाहता है। इसको हेलीकॉप्टर के मजे आते हैं। ये बनी गाला से वजीर आजम हाउस, वजीर आजम हाउस से बनी गाला, रोज हेलीकॉप्टर पे जाने का शौकीन। अब ये बिगड़ गया, अब ये बिगड़ गया, अब ये इतना बिगड़ गया है कि ये कहता है कि बगैर हेलीकॉप्टर और बगैर क्या जहाज को हेलीकॉप्टर के मजे आ गए। ये पैसे साहब ने नया नुक्ता निकाला। तो ये असल में बिगड़ गया, इसको अभी चस्का लग गया। वरना अगर किसी की फिक्र होती ना तो 4 बरस की कारकर्दगी पर बात करता। अब 4 बरस की कारकर्दगी पर एक आधा लफ्ज भी नहीं, आधा लफ्ज भी नहीं है। वो इसलिए नहीं कहता 4 बरस की कारकर्दगी पर, क्योंकि और फिर वो जो उसने लगा दिया है लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे झूठी आजादी की बातें करता है, ताकि आप लोग ये ना पूछ लें कि भाई वो फलानी यूनिवर्सिटी के इतने मुरब्बे तुमने कैसे हत्याए, वो मिल्कियत तुमने कैसे ली। कोई ये ना पूछ ले कि फला बोगी ने 4 बरस पंजाब के ऊपर हुक्मरानी की और तुमने जो है उसको पकड़ा भी नहीं, भगा दिया उल्टा, और वो अरबों खरबों उसने कमाए तो किसको दिए। कोई वो अंगूठी की बात ना पूछ ले, हीरे की अंगूठी थी। कोई ये ना पूछ ले बेगम साहिबा के कौन कौन से बिजनेसेस थे, और घड़ी का कोई ना पूछ ले। अब देखे ना, सबको चोर कहने वाला अब तो बाजार से गुजरता है या कहीं किसी जगह जाता है तो घड़ी चोर के नाम से मशहूर है। तो कोई ये बातें ना पूछ ले, इसलिए वो पहले ही शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ना, झूठा जो है वो जोर जोर से बात करता है। सच को इस तरह की का रवैया नहीं चाहिए, सच तो आराम से बोला जाता है, लेकिन चीखना चिल्लाना झूठे का अमल फेल। अब कोई ये ना पूछ ले कि जी पेशावर बीआरटी के घपले तुमने करवाए थे, उसका हिसाब दो। कोई इससे ये ना पूछ ले कि अद्वियात की कीमतें यकायक 700% तुमने क्यों बढ़ाई और किसको इसका फायदा हुआ। शुगर स्कैंडल के बारे में कोई ना पूछ ले। कोई रिंग रोड के शहजाद अकबर की कहानी ना पूछ ले। तो कोई आप में से ये ना पूछे, इसीलिए ये बार बार ये आजादी की रट बात करता है, लगाता है। कौन सी आजादी की बात करता है? पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ था, और उसके बाद 4 डिक्टेटरों को पाकिस्तान ने रोका। पाकिस्तान को जमहूरियत बड़ा खून दे के मिली, मगर ये कुर्सी चाहता है खून की कॉस्ट पे। ये जमहूरियत नहीं चाहता खून के हिसाब से, ये चाहता है मुझे कुर्सी मिले, फिर किसी का बच्चा अल्लाह माफ करे वो इसमें जिसकी जान जाए, किसी की का लाल, किसी का बेटा, किसी की बेटी।
یہ چاہتا ہے کہ یہ خون وہ دیکھے تاکہ یہ بندوقیں اور کس لیے. اب یہ کہتا ہے جی کنٹینر، اب کنٹینر ایڈمنسٹریشن نہیں لگائے گی جب تم بندوقوں کی باتیں کرتے ہو، جب تم خونی مارچ کی، تمہارے اپنے لوگ کہتے ہیں آ کے کہ یہ خونی مارچ ہے، پھر دوسرے دن تم اسے پارٹی سے نکال دیتے ہو. یہ تو نہ میں نے کہا، نہ رانا صاحب نے کہا، نہ شہزاد صاحب نے، نہ فیصل، کس نے، ہم میں سے تو کسی نے نکالا. یہ تو تمہارے اپنے بندے کہہ رہے ہیں خونی مارچ ہے. تو خونی مارچ پہ ایڈمنسٹریشن کہیں نہ کہیں تو کوشش کرے گی نا کہ عام سٹیزنز کو بچائے، عام جو معصوم لوگ تمہارے اس پروپیگنڈا میں نہیں آئے ہیں ان کو بچائے، کیونکہ پورا پاکستان تو تمہارے ساتھ نہیں ہے. جو تم جھوٹ بولتے ہو، جو بولتے ہو تم انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی 220 million people supported you. You lied. 220 million people never supported you. Just a fraction of people supported you. And a big fraction of that fraction is also is regretting supporting you. Because وہ نہیں تمہیں سپورٹ کرتے تھے، تم جھوٹے نکلے. تو اب تم یہ جو گیدڑ بھپکیاں دیتے ہو، میں سمجھتی ہوں کہ اب عمران خان should act like he should act his age basically. جو انگریزی میں کہتے ہیں نا please act your age. اب عمر ہو چکی ہے تمہاری، اب اپنی عمر کے جو لوگ ہیں وہ جس طرح بیہیو کرتے ہیں ان کی طرح بیہیو کرو. لیکن تم اس لیے نہیں کرو گے کیونکہ وہی بات ہے نا، ہر انسان اپنے ذاتی رویوں کی بنیاد پر جانچا جاتا ہے. جب تمہارا ذاتی رویہ یہ ہے کہ تمہیں کھانا ملا، خیر ہے، کسی اور کو کھانا ملے نہ ملے، تم نے اپنی ایکسرسائز کر لی، کسی اور کو یہ ٹائم ملے نہ ملے، تو یہ خود غرضی ہے، یہ خود غرض شخص ہے جسے کسی بھی قیمت پر اقتدار چاہیے، کرسی چاہیے، اور اس کی غرض کسی اور چیز سے ہے ہی نہیں. آپ لوگوں سے یہ باتیں اس لیے کرنا ضروری تھی کیونکہ عمران خان جو ہے اس کرسی کے پیچھے کسی کو نہیں چھوڑ رہا. اپنے سیاسی مخالفین کو تو یہ چور ڈاکو کہتا ہے، لیکن اداروں کو بھی اس نے نہیں بخشا. اور اس اداروں کی جو کے حوالے سے جو تنقید ہے اسے ہمارا پڑوسی ملک سیلیبریٹ کر رہا ہے. مطلب اس سے بڑا اس ملک کے ساتھ جو ہمارا آج بھی مقبوضہ کشمیر پر جھگڑا چل رہا ہے، آج بھی ہمارا پرنسپل موقف ہے کہ ہمیں کشمیر کی آزادی سے غرض ہے، ہمیں کشمیری بھائی بہن بزرگ نوجوان آزاد دیکھنے. اور اس ملک کے ساتھ یہ ادھر جو ہے سیلیبریٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ اپنے اداروں کو گالیاں دے. تو یہ میں اس بات کو بھی کنڈیم کرتی ہوں. میرے ملک کے اندر جو بھی پرابلمس ہیں، چاہے وہ جمہوریت سے منسلک ہے، چاہے وہ عوام سے منسلک ہے، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. ہم اپنے مسائل کو خود ایڈریس کریں گے، لیکن اگر ہمارے اندر کی کمزوریاں یا ہمارے اندر کے اس طرح کے کنفیوز لوگ کسی اور ملک کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. یہ بہت غلط طریقے کا ہے. آپ لوگوں کا شکریہ. جیسے کہ وہ روانہ ہو چکا ہے لاہور سے اسلام آباد کی جانب، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں انتخابات کی تاریخ لے کر واپس آؤں. عمران خان نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے. نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ انتخابات اپنے ٹائم کیوں کروں گے اگست کے بعد. دوسری جانب آرمی چیف لگانے کی عمران خان کو بہت چلتی ہے. ان دونوں معاملات پہ پیپلز پارٹی کا کیا؟ دیکھیں، عمران خان کو کسی کی تقرری کی جلدی نہیں ہے. عمران خان کو اپنی کرسی حاصل کرنے کی جلدی ہے. اور یہ میں اس لیے بار بار کہتی ہوں کہ یہ سچ ہے. وہ تو جھوٹ بار بار دہراتا ہے، میں تو سچ بول رہا ہوں کہ جی وہ شخص اگر آج آپ اسے وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیں، اسے کوئی غرض نہیں. جن جماعتوں کے خلاف وہ باتیں کرتا تھا ان کے ساتھ مل کر اس نے یہ بنائی اپنی حکومت پچھلی مرتبہ. اور جب اس کو سہارا دینے والے لوگ نکل گئے اور یہ الائنس بھی نکل گئے اور پھر ووٹ اس کے خلاف پڑا، وہ گھر چلا گیا. اس دن سے آج تک اسے یہ درد ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ وہاں جا کے تاریخ لے کر، یہ اس آدمی کا گھمنڈ اور اس کی ضد یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن اس ملک کو تا قیامت رہنا ہے. جو نقصان انشاءاللہ جو نقصان یہ اس ملک کو پہنچا رہا ہے، میری تو یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی عقل دے، کیونکہ یہ جو کر رہا ہے وداؤٹ اینی سینس، وداؤٹ اینی ویژن ہے. وہ ویژن صرف کرسی اور کوئی نہیں. تو اسی لیے یہ ضد سے نہیں ملتی تعریفیں، یہ ملتی ہے بات کرنے سے. لیکن جب یہ چور ڈاکو خود کھڑی چور کسی اور کو چور کہنے کی کس پوزیشن میں ہے،
और ये इस तरह अगर बात करता है, दुनिया में देखिए बड़े बड़े मसाइल जो हैं वो बैठ के टेबल पे हल होते हैं, लेकिन ये शख्स जो खुद बहुत बड़ा चोर है, इसे पता है मैं चोर हूँ, किसी को चोर कह के ये अपना दामन साफ नहीं कर सकता, तो ये इसकी जिद पर नहीं डेटे मिलती। मैडम कोंडा अमेरिकी खारजा सेक्रेटरी कोंडालीजा राइस ने अपनी किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी अमेरिका ने बेनज़ीर और मुशर्रफ के दरमियान डील्स तक करवाई थी। अब देयर वाज अ साइफर इशू ये रिसेंट पास के अंदर, तो क्या पीपल्स पार्टी को वो इमरान खान साहब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना दिया जिसके ऊपर, इस पे क्या एतराज़ है कि पाकिस्तान की सियासत में अमेरिकी मुदाखलत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी यकीनन इस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में जमहूरियत के उसूल और इस्तेहकाम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम तो आज भी उसूल की बात करते हैं, हुकूमत में बैठ कर भी हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं की जिससे कि आवाम की दिल आज़ारी हो या सिस्टम को नुकसान पहुंचे। हम अपोजिशन में भी थे तो इमरान खान साहब की जमात हमारे साथ अपोजिशन में थी, तब भी वो धरना दे रहे थे, हम उन्हें कह रहे थे पार्लियामेंट में आए। हमें ये गरज नहीं है कि आप ऐवान में हुकूमती साइड पे बैठे या अपोजिशन की साइड पे बैठे, ये ऐवान होगा तो यकीनन इस सिस्टम को तक़वियत मिलेगी। जहाँ तक आपने कहा कि माजी में जो चीज़ें जो किताबें हुई, इस तरह तो जनरल मुशर्रफ की भी एक किताब है, मेरा ख्याल है उसमें भी बहुत इंकशाफात है, लेकिन उसके अलावा हक़ाइक़ भी तो हैं। उस शख्स ने जिस तरीके से पाकिस्तानियों को सुपुर्द किया, गुआंतानामो बे में जेलें भरी गई पाकिस्तानियों से क्योंकि उसकी रकम लेता था, तो ये भी तो हक़ाइक़ है ना। और इमरान से ये पूछा जाए कि तुमने इस शख्स को क्यों रेफरेंडम में मदद की, ये बातें हैं ना। लेकिन सारी बातों की एक बात है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस मुल्क को इस्तेहकाम देने से वाक़ितन किसी को गरज है या कोई सच्चा है, तो वो बैठ कर इस मुल्क के आगे का जो लाएअमल है इस मुल्क के लिए वो करेगा। लेकिन अगर उससे सिर्फ अपनी कुर्सी से गरज है तो वो कहेगा कम व्हाट मे। इस मुल्क के इदारों को भी वो जिस तरह तनकीद का निशाना बना रहा है, देखिए बात ये नहीं है कि मेरा इख्तलाफ नहीं है माजी के जो काम है उनसे, मेरा भी है, मेरा नजरियाती इख्तलाफ है, मेरा उसूली इख्तलाफ, लेकिन पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, जो पाकिस्तान का मुकाम है और जो पाकिस्तान की इस वक्त जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, इन सबको देखकर मैं बात करूँ, बिकॉज मैं जिम्मेदारी से बात करूँ। मैं इस पोजीशन में हूँ तो मुझे जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। लेकिन जब इमरान खान जैसा शख्स जो कि आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसको नहीं इल्म की किस जिम्मेदारी से बात करना है, तो आप इससे अंदाजा लगा लेना कि इस मुल्क के लिए वो कोई खुशी की खबर नहीं है। मैं आज भी ये कहूंगी कि जी आपसे इमरान न्याजी, आपसे हमारे इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन खुदा के लिए कुर्सी की खातिर मुल्क को नुकसान न पहुंचाओ। अच्छा मोहतरमा, मेरा सवाल ये है कि जब से इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, इस्लामाबाद में कंटेनर लग गए, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है, अब 4 जगहों से जब वहाँ पे लोग दाखिल होंगे, KPK से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, तो वहाँ पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा और उस लॉन्ग मार्च का अंजाम आप क्या देख रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान अहमद न्याजी तो चाहता है ना कि कुछ ना कुछ हो जाए, ताकि उसको जैसे उसका एक जो जमहूरा जो है मेंबर है PTI का, जो बड़ा प्रेडिक्ट कर रहा था अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से, उसकी भी कुछ वीडियोस हैं, उसे कैसे पता था कि एक फॉरेन मुल्क में, मतलब आज भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि अरशद शरीफ साहब केन्या कैसे पहुंचे, क्यों गए, नैरोबी क्यों गए, ये सवालात है ना। किसने उनको कहा वहाँ जाने को, जबकि ये बात भी सबको पता है और आज बड़े इस पे तज्जिए हो रहे हैं कि वहाँ पर जो है कुछ हालात पेचीदा रहते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, तो क्यों एक शख्स को वहाँ जाने, किसने ये कहा कि वो जाए, ये बातें है ना खोलने वाली। अब झूठे बिलावल साहब के नाम पर खत निकालने से तो मामला हल नहीं होता। आप कह रहे हैं कि निज़ाम ज़िंदगी मफलूज इस मार्च, देखिए इस वक्त रुकावटें बेशक एक हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने उन लोगों को बचाना है ना जो लोग इस शख्स के एडवेंचर से तकलीफ में आ सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी का जिंदगी का कोई निज़ाम मफलूज नहीं हुआ। ये जो छोटी सी मार्च लेके निकला है, इससे अभी तो कोई ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इससे जो आगे का नुकसान ये करना चाहता है, जो इसकी ख्वाहिश, वो यकीनन
सीरियस बात है, क्योंकि ये अंदिए ये खुद दे रहा है, ये खुद कह रहा है कि जी वो आज तक कोई आई कॉन्डमनेशन अली अमीन गंडापुर के हवाले से जिसने बंदूकों की बात की। आपको पता है कि जब इसके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का मामला, सॉरी फॉरेन फंडिंग नहीं, वो जो घड़ी वाला किस्सा था जो अभी ये आया है तोशाखाना का, उस दिन भी लोग असला के साथ आए थे, उस दिन भी केपी की पुलिस को असले के साथ लाया गया था। सो इमरान खान has got armed people in his rallies, in his marches, और हम पीसफुल एहतजाज के हक में, क्योंकि हम जमहूरी जमात, लेकिन ये शख्स जो कि एट एनी कॉस्ट कुर्सी चाहता है वो इंतशार और तो यही लोग जब इस्लामाबाद आएंगे, मैं यही पूछना लेकिन चाहता जब हूँ, ये लोग तो वहाँ पे कोई खून खराबा होगा क्या? अभी तक तो लाहौर भी मुझे सही लगा, मैं लाहौर पहुंची हूँ और रोड भी सही था, कोई दुश्वारी नहीं। शायद ये चीज इमरान खान को अच्छी ना लगे, शायद वो कोशिश करे कि किसी तरीके से माहौल खराब किया जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेगी और उसे लेने पड़ेंगे। मैडम आपने उसे लेने पड़ेंगे। ज़रदारी साहब के इस तरह से कदम को सराहा कि उन्होंने गुआंतानामो से एक कैदी जो 22 साल से वहाँ पर कैद था उसको रिहा करवाया। तो सिंध की जेल में भी एक तकलीफ है, मैंने अली वज़ीर तमाम तर जमानतों के बावजूद कह रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं तो कहती हूँ कि ये पाकिस्तान की फतह है कि गुआंतानामो पे से हमारा पाकिस्तानी आ रहा है। देखिए बिलावल भुट्टो साहब को सराहने का मकसद ये था कि वो खारजी पॉलिसी और खारजी पॉलिसी के फ्रंट पर जो एक्शन है उसके नताइज है, और अल्लाह करेगा हमें और भी अच्छे नताइज नजर आएंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल पैदा होता है हमारे ऑनरेबल एमएनए अली वजीर का, हमारे लिए तशवीश का बायस है। और आपको पता है कि हमने हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, कभी सच्ची बात करने से गुरेज नहीं किया, और हम अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर जो चीजें हैं उसमें जो हमारी तरफ से मदद हो सके वो की जाए। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से कहते हैं ना अली वजीर के लिए, तो ये सारी चीजें आपके सामने है, लेकिन इमरान अहमद न्याजी उससे संगीन काम कर रहे हैं। सोचने की ये बात। अच्छा मोहतरमा, ये बताइएगा, मोहतरमा मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये बताएं कि वफाक ने सिंध से कितने पुलिस पर्सनल इस्लामाबाद तलब किए हैं, और क्या सिंध की आवाम को ये यकीन हो गया है कि वो रात को पुरअमन और पुरसकून ज़िंदगी गुजारे, और आपने वहाँ की पुलिस इस्लामाबाद भेज दी? अभी 2 दिन पहले 2 पढ़े लिखे नौजवानों को कराची में मार मार कर कत्ल कर दिया गया है। तो लोगों को वहाँ पर अपना तो एहसास तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, और आप सिंध की पुलिस इस्लामाबाद भेज रही हैं, ये जाती नहीं है उनके साथ? मेरे इल्म में कोई आदाद और शुमार नहीं है, ये भी पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, तो मैं इस पर कोई बात करूँगी तो मैं जो बात करूँगी तो यकीनन मैं चाहूँगी कि तस्दीक के बाद। जहाँ तक आपने कहा कि सिंध के अंदर यकीनन जो हुआ उस पर एक्शन भी लिया गया, अफसोसनाक जो है वो कार्रवाई थी, और उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और देखिए यही वजह है, हर चीज वही आ जाती है कि इस मुल्क को इस्तेकाम की जरूरत है। ये मुल्क मुकम्मल नहीं है इमरान खान एडवेंचर करे उसके लिए पुलिस को बुलाया जाए या अपने उन जवानों को एंगेज किया जाए जो सरहदों पर हमारी हिफाजत है। इसकी ये जिद खत्म होगी तो मुल्क में जहाँ जहाँ जिसकी जो ड्यूटी है वो करेगा, लेकिन अगर एक आदमी अपनी जिद पे तुला हुआ है, बंदूकों के अंदिए दे रहा है, तो उसके लिए यकीनन सिक्योरिटी के मेजर्स लेने पड़ेंगे। अच्छा शाहिद साहब बताइएगा, पीपल्स पार्टी पहले 4 सूबों की जमात थी, वफाक की इलामत थी, अब सुकर की एक सूबे में रह गई है, तो अब आप पीपल्स पार्टी को आगे क्या देख रही है? जो पसी रही पीपल्स पार्टी को कुछ अरसा पहले थी, दोबारा इसी तरह मिल जाएगी? बहन मैं तो पहले कहूँगी कि पीपल्स पार्टी जमात नहीं है, नजरिया है। कोई जलसा नहीं है यार, लाइव चल रहा है, नारे बड़ा थोड़ा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस और जब लोगों को तकलीफ होती है ना, जब लोगों को जिंदा है भुट्टो जिंदा है कहा जाता है, तो जो भुट्टो है ना वो अब एक नजरिया है। ठीक मैडम, तो ये जमात जो है ये जमात अफगान से नहीं पहचानी जाती, ये आइडियोलॉजी से पहचानी जाती है। ठीक, और राणा साहब बड़े
मेरे साथ बैठे, सीधे की भी बात करेंगे। ये जमात तो वो है जो 97 में 17 अरकान कौमी असेंबली के साथ बैठी थी। कौमी असेंबली हेलो भाई एक मिनट यार इंसान बनो आप यार, खामोश। उसको 17 अरकान के साथ 97 में नेक्स्ट इलेक्शन के नतीजे में भी कौमी असेंबली में बैठी थी ना, और उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत भी बनाई, वजीर आजम भी थे, सदर भी रहे, और पीपल्स पार्टी ने अपनी जो हुकूमत है उसके नतीजे में अपना फायदा नहीं, मुल्क की जमहूरियत को फायदा दिया। वो तमाम जो गलत एक्शन थे आइन को इस्तेमाल करते हुए अब मैं सिर्फ चाहूंगी राणा साहब चाहते हैं कि इसका जवाब ये मेरी बात सुनो, एक मिनट। देखें, आपने बात की है पंजाब के हवाले से। यार ये गैर मुतल्लिका बंदों को निकाले ना, कैमरा मैनों से बदतमीजी कर रहे हैं। यार छोड़ दो। अच्छा भाई एक मिनट उन्हें पता लग गया थोड़ा क्या बात ये है कि सवालों का मैं जिम्मेदार, मेरी बात मैं जिम्मेदार कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को उसी जगह लेके आऊं जिस जगह पे पीपल्स पार्टी थी। और इंशाल्लाह मैं पीपल्स पार्टी को उसी मुकाम पे लेके आऊंगा। और इंशाल्लाह मैं अपने वर्कर, जो मेरे वर्कर नाराज हैं, जो जमीन के कैदी हैं, सबसे मिलूंगा और ये मेरा असासा है और उनको इकट्ठा करूंगा और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में अच्छा थैंक यू जी, थैंक यू।